it's me Dr. Deepa Rawat and we are going to discuss AIAP-GET 2020 organ solutions in this video. इसमें मैंने जितने भी 2020 के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को तो एक्सप्लेन किया ही है, साथ साथ में और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे उसको भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है. सो बिफोर आई गो टू द क्वेश्चंस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट and share this video with your friends and colleagues so that they also can prepare organ with ease. So let's begin with the question. A patient suffering from viral rhinitis responds to indicated homeopathic remedy with no aggravation whatever. This corresponds to which of the Kent's observation? Since I am solving the question papers of previous AIAP-GET, जितने भी अभी तक हुए हैं, I have seen that every question paper has one question from this Kent's observation. So this makes these Kent's observation very important. इसको आप मार्क करके रख लीजिए. कैसे भी करके आपको कैंट के ऑब्जर्वेशन का जो क्वेश्चन है वो तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी. उसको आप अच्छे से रट लीजिए या अच्छे से उसको समझ के करिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, बट कैंट्स ऑब्जर्वेशन आपको छोड़ के जाने ही नहीं है. तो ये क्या बोल रहा है कि एक्यूट इन्फेक्शन है और होम्योपैथिक रेमेडी ने कोई एग्रेवेशन नहीं किया है, तो कौन सा इसमें से हमारा वो हो सकता है, मतलब कौन से ऑब्जर्वेशन कैंट की इसमें फिट बैठेगी. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट में क्या होता है, एग्रेवेशन विथ फाइनल डिक्लाइन. ठीक है, ये होता है फर्स्ट. 10th में क्या होता है, न्यू सिम्टम्स. ठीक है, न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं. 9th में क्या है, प्रूवर्ड्स. प्रूवर्ड्स पे क्या इफेक्ट आता है मेडिसिन का वो देखते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ में क्या होता है कि नो एग्रवेशन, ओनली डायरेक्ट रिलीफ टू द पेशेंट. ठीक है, डायरेक्ट रिलीफ टू द पेशेंट, ये है फोर्थ ऑब्जर्वेशन. और ये बेस्ट होता है जब सिमिलम हमारा हिट करता है एकदम अच्छे तरीके से और हमारी जो डोज है वो बहुत मिनिमल है, तो बिना एग्रेवेशन देखे ही हमें क्योर देखने को मिल जाती है. Then let's move ahead to another question. ठीक है, ये हमने कैंट की फ़िलासफ़ी से फोर्थ ऑब्जर्वेशन को लिया है, दैट देयर इज़ नो एग्रेवेशन टेंडेंसी टू ऑर्गेनिक डिजीज़. ठीक है, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री क्योर्स हमें मिलती हैं जहाँ पर एग्रेवेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, डायरेक्ट एमेलिएशन होता है. यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक डिजीज़ बिल्कुल नहीं होती, कोई टेंडेंसी नहीं होती ऑर्गेनिक डिजीज़ की. क्रॉनिक कंडीशन इटसेल्फ टू विच द रेमेडी इज़ सूटेबल इज़ नॉट ऑफ ग्रेट डेप्थ. जो क्रॉनिक कंडीशन भी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ की नहीं है. कोई फंक्शंस ऑफ नर्व्स में बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ नर्व्स रैदर देन द थ्रेटन चेंजेस इन द टिश्यूज. सिर्फ फंक्शंस में थोड़ा बहुत चेंज आया होता है नर्व्स की, टिश्यू को कोई थ्रेटनिंग नहीं हुई होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होता है. You must realize that there are changes in tissues so marked that the vital force is disturbed in flowing through the economy, and yet so slight that man with all of his instruments of precision cannot observe them. तो क्या होता है, हम कितना भी कोशिश कर लें वो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी मे हैव शार्प सफरिंग्स. हमें शार्प सफरिंग्स देखने को मिलती है, बट क्योर मे कम अबाउट विदाउट एनी एग्रेवेशन. लेकिन विदाउट एग्रेवेशन हमें क्योर भी देखने को मिल जाती है. इफ़ देयर इज़ नो एग्रेवेशन द पोटेंसी जस्ट एग्जैक्टली फिटेड द केस. इसका मतलब क्या है, आपने एकदम पज़ल का जो पीस है उसको पज़ल में एकदम अच्छे तरह से स्नकली फिट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एग्रेवेशन देखने को नहीं मिल रही है. यू हैव अ कोर्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड, नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हर केस में ऐसा पॉसिबल है. दो देयर इज़ नथिंग बट अ ट्रू नर्वस चेंज इन द इकोनॉमी आफ्टर अ पोटेंसी दैट इज़ नॉट सूटेबल आइदर टू क्रूड टू हाई फॉर द पेशेंट, यू विल सी द एग्रेवेशन. अगर आपने अनसूटेबल पोटेंसी उसको दी है या फिर बहुत क्रूड फॉर्म में उसको दे दिया या बहुत हाई डोजेस दे दिए तो एग्रेवेशन देखने को मिल जाएगा. इन क्योर्स जहाँ पर एग्रेवेशन हमें नहीं मिलती है, वी नो दैट द पोटेंसी इज़ सूटेबल एंड द रेमेडी इज़ क्यूरेटिव प्रोवाइडेड दैट
the symptoms go off and the patient turns to healthy in the orderly way. लेकिन हमें क्या होना चाहिए कि प्रॉपरली हमारा पेशेंट जो है वो ठीक होना चाहिए. इट इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट अफेक्शंस, येट द फिजिशियन समटाइम्स विल बी मोर सेटिस्फाइड इफ़ इन द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रेस्क्राइबिंग ही नोटिस अ स्लाइट एग्रेवेशन ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है, ये हमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर देखने को मिलती है जहाँ पर हमें कोई एग्रेवेशन देखने को नहीं मिलता. लेकिन फिजिशियन तब भी सेटिस्फाई रहना चाहिए जब उसको शुरुआत में थोड़ा बहुत एग्रेवेशन देखने को मिलता है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है. ठीक है, स्लाइट एग्रेवेशन देखने को मिलता है. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमको क्या बोलती है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वी हैव नो एग्रेवेशन, द रिकवरी, डायरेक्ट रिकवरी ऑफ द पेशेंट. ठीक. Next is, according to Hahnemann, so-called local maladies belongs to which class of the diseases. ठीक है, अब लोकल मेलेडीज़ मतलब जो बाहर एक्सटर्नल पे हमें दिख रहा है, तो क्या होगा इसका? एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज़. ठीक है, इंडिस्पोजिशन तो हो नहीं सकता, ये तो शॉर्ट ट्राइवल सिम्टम्स होते हैं और आते कैसे हैं? जैसे हमारे डाइट एंड रेजिमेन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से. एनिमल मैग्नेटिज्म, तो ये तो ट्रीटमेंट का मेथड है, ये नहीं हो सकता. इंटरनल वन साइडेड डिजीज़ नहीं है, लोकल है ना. लोकल मतलब एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपका पार्ट है उस पर ये देखने को मिलती है, तो इट बिलोंग्स टू द एक्सटर्नल वन साइड डिजीज़. तो यहाँ पे एफोरिज्म 185 से ये दिया गया है. अमंग द वन साइडेड डिजीज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज़. इम्पॉर्टेंट प्लेस ले लेते हैं ये, बाय विच टर्म इज सिग्निफाइड दोज changes and elements that appear on the external part, जो external part पे हमें देखने को मिलती है of the body. Till now the idea prevalent in the schools was that these parts were alone morbidly affected. कि क्या होता था, old school वाले क्या बोलते थे कि यही part सिर्फ affected है and the rest of the body did not participate in the disease, और बाकी body हमारी healthy है. थ्योरेटिकल एब्सर्ड डॉक्ट्राइन है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब आपको लोकल अफेक्शन भी दिख रहा है, मान लो आपको जस्ट जनरल कोई इरप्शंस दिख रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, या फिर एक्ने हैं, या फिर कोई भी और चीज़ है, ल्यूकोडर्मा मान लीजिए, ल्यूकोडर्मा है, ये कोई चीज़ें हैं तो बॉडी को दिख रही हैं, बाहर से आपको दिख रही हैं, तो ओल्ड स्कूल वाले कहते थे कि ये वाला स्पेसिफिकली जिस पार्ट पे हो रखा है वही डिजीज पार्ट है, अदरवाइज़ बाकी पूरी बॉडी हमारी हेल्दी है. बट ऐसा नहीं होता. अगर आपको बाहर कोई डिजीज़ दिख रही है, दैट मीन्स आपके अंदर इंटरनल कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आया है जिसकी वजह से आपको बाहर ये डिजीज़ दिखाई दे रही है. So let's go to question number 3. Inapparent symptoms caused by excess appropriate homeopathic remedy during the administration of, अब 50 मिलीसिमल स्केल आप यूज़ कर रहे थे और आपने एक्सेस मेडिकेशन दे दी. मेडिकेशन कौन सी दी? एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी दी. ठीक है, तो कौन से सिम्टम्स आएंगे इसमें? स्किन सिम्टम्स आएंगे. स्किन सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो होम्योपैथिक एग्रेवेशन से आते हैं, लेकिन एग्रेवेशन 50th मिलीसिमल स्केल की वजह से होती है. यह एफोरिज्म 248 में हमें बताया हुआ है स्किन सिम्टम के बारे में. यू कैन गिव अ रीड टू द एफोरिज्म, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे पढ़ने बैठूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाता है हमारा. इसमें सिर्फ ये बताया है कि पोटेंटाइज्ड जो मेडिसिन होती हैं उनको कैसे दिया जाना चाहिए, हमें कितने कितने दिन में रिपीट करना चाहिए, कैसे कैसे हम रिपीटेशन कर सकते हैं मेडिसिन की. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो आपके एक्यूट डिजीज़ हैं उसको आप डेली कर सकते हो, एवरी सेकेंड डे कर सकते हो. ठीक है, एक्यूट डिजीज़ में. और क्रॉनिक डिजीज़ में आप कैसे कर सकते हो? इन क्रॉनिक डिजीज़ एवरी करेक्टली चूजन होम्योपैथिक medicine even those whose action is of long duration may be repeated. उसको हम रिपीट डेली कर सकते हैं फॉर मंथ्स. जिनका एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन का है उनको भी आप 50th मिलीसिमल स्केल में रिपीटेडली डेली दे सकते हो फॉर मंथ्स, एवर इंक्रीजिंग सक्सेस. और ये हमेशा विद एवर इंक्रीजिंग सक्सेस आपको मिलती रहेगी. If the solution is used up in 7 to 15 days, it is necessary to add to the next solution of the same medicine. If still indicate one or though rarely several pellets of higher potency which we continue so long as the patient experiences continued improvement. जब तक आपको continued improvement मिलती रहती है तब तक आप एक ही पोटेंसी को दीजिए. जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है तो आपको पोटेंसी बढ़ानी है, ये सब इसमें बताया हुआ है. ठीक है.
क्वेश्चन 4 इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक। अगर एनाल्जेसिक यानी कि एनाल्जेसिक होते हैं हमारे पेन किलर्स अगर आप किसी पेशेंट में देते हो, ठीक है, जिस पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, वर्टिगो है, डिस्नी है, तो आप किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो? क्या आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो? क्या आप टोटलिटी पे दे रहे हो? टोटलिटी पे तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पेन किलर्स दे रहे हैं तो टोटलिटी पे कैसे दे सकते हैं? मेस्मरिज्म तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेस्मरिज्म तो एक थेरेपी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपी, साइकिकल रेमेडी है, हो नहीं सकती। तो क्या है ये? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उससे रिलेटेड हमको एक मेडिसिन देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, अ चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ कोलिकी पेन, एब्डोमेन में, बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन, सार स्मेलिंग स्टूल, ही वांट्स कांस्टेंट अटेंशन एंड मस्ट बी रॉक्ड और कैरिड। ये इसमें से कौन सा माइजस में प्रीडोमिनेंट है? तो इसमें साइकोसिस है, क्योंकि साइकोसिस में ही कोलिकी पेन होते हैं जो बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन होते हैं। साथ साथ में जो सॉर स्मेलिंग होता है ना, इसके सारे डिस्चार्जेस जो है ना, इसमें मैंने पढ़ा था कि अ चाइल्ड, ठीक है, ऑलवेज स्मेल सार, देन दिस इज़ साइकोसिस, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम मिलता है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और अब वो हमेशा सार स्मेलिंग करता रहता है, तो उस रूब्रिक को या उस सिम्टम को आप कभी भी प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक या प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम मत बनाइए, क्योंकि ये साइकोसिस सिम्टम है और साइकोसिस हमेशा एक फसाड होता है, उस पर हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाते, ठीक है। कोलिकी पेन, बेटर लाइंग ऑन एब्डोमेन, इस पर भी कभी नहीं बनाना है, ठीक है। कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, मस्ट बी रॉक्ड और कैरिड, इस पर भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाना है। आप रेमेडी को समझने के लिए या कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट इस पर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं बनाना है। विस मेडिकेट्रिक्स रेफर्स टू, क्या हो सकता है? इन अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज़, नहीं, ये तो नहीं है। इन अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। इन अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज़ तो सीडो क्रॉनिक डिजीज़ भी होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं सीडो क्रॉनिक डिजीज़? वो डिजीज़ जो एलोपैथिक मेडिसिन खा के उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ बन के तैयार हो गई है, उसको हम इन अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज़ या फिर सीडो क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो क्रॉनिक मायाज़म से नहीं आई हुई है, वो क्रॉनिक, उसका कोई फंडामेंटल कॉज नहीं है, वो हमारे मेडिसिन खाने की वजह से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से आई है, इसलिए उसको हम ये बोलते हैं। एक्यूट इंडिविजुअल डिजीज़ नहीं हो सकता, होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं हो सकता। नेचर सेल्फ हेल्प इन डिजीज़, ये है इसका मतलब। मैंने आई थिंक 2021 के क्वेश्चन पेपर को जब मैं सॉल्व करवा रही थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे सारे वर्ड्स दे दिए थे जो इंट्रोडक्शन में, ये वर्ड भी इंट्रो से लिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन वर्ड्स हैं, जिनका पूरा मैंने वर्ड मीनिंग उस स्लाइड में बताया हुआ है। आपको सारे के सारे जो ये स्लाइड्स हैं, PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप 2021 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने वहाँ पे डाला है ना, सॉल्व्ड, उसको आप देखना, उसमें मैंने पूरी एक लिस्ट जो है इसमें बीच में ऐड करी हुई है। वहाँ से आप बाकी सारे, जैसे टॉलेकॉज़म हो गया, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है वो, ठीक है, अप्रायोराय का क्या मतलब होता है वो, ठीक है, प्राइमा कॉजा मॉर्बाई क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट है ना, उसका मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन? सेकेंड एडिशन, ठीक है, सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1810, नो, ये तो फर्स्ट एडिशन हुआ था, ठीक है। कंटेन 291 अफोरिज्म्स, चलो देखते हैं, हो सकता है ये हो। वॉज ट्रांसलेटेड बाय इन इंग्लिश बाय विलियम बोरिक, बिल्कुल नहीं। सेकेंड एंड थर्ड एडिशन, ये कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए नहीं है, ओनली फ्रेंच ट्रांसलेशंस हुए इनके, ओनली फ्रेंच ट्रांसलेशंस, नो इंग्लिश ट्रांसलेशंस, नो इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है जी। तो ये हो ही नहीं सकता है। विलियम बोरिक ने किया, विलियम बोरिक ने करा है सिक्स्थ एडिशन को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ठीक है, विलियम बोरिक ने। लैटिन वर्ड ऑडोस्पेयर वर इंट्रोड्यूस्ड, ये हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है, यही है आंसर। यहाँ पर किसको रिप्लेस किया था? गैलेट की पोएम को। गैलेट्स पोएम वॉज रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय
और डिसअपेयर इन सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स, ठीक है, सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स। आगे आगे हमने गैलेट की पोएम को हटा दिया और ऑर्डर से पेयर वर्ड को रखा। अब इसमें अफॉरिज्म कितने थे? इसमें थे 315 अफॉरिज्म, ठीक है, टोटल 315 थे। मिस्टेक की वजह से 318 लिखे गए थे, ठीक है, 318 थे, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास अफॉरिज्म थे ना वो थे 315 अफॉरिज्म्स, ठीक है। सो आंसर हो गया 4। Assertion and raising: the best proving of pure effects of simple medicines are those which healthy, unprejudiced, sensitive physician institution on himself with all the cautions। सबसे बेस्ट प्रूवर कौन होता है ये पूछ रहे हैं डॉक्टर हैनिमन। कौन होता है, क्या बोला है उन्होंने, क्या ये assertion जो है ट्रू है, करेक्ट है? येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि डॉक्टर हैनिमन ने बोला है जो बेस्ट प्रूवर होता है वो एक फिजिशियन होता है जो हेल्दी भी हो, अनप्रेजुडाइज्ड हो, सेंसिटिव हो और सारे कॉशियस होते हुए अपने आप में ड्रग को प्रूव कर सके। स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स, स्पाइसेस एंड हर्ब्स, सूप्स शुड बी गिवन रेगुलरली टू द प्रूवर ड्यूरिंग द प्रूविंग। क्या आपको ऐसे कोई हर्ब्स या स्पाइसेस या स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स पीने चाहिए? नहीं, ये नहीं पीने चाहिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। थर्ड, ये अफॉरिज्म जिसमें बात करी है वो है 141, ठीक है। बेस्ट प्रूवर कौन होता है इसके बारे में बात करी है, ठीक है, ये हमारा एक फिजिशियन होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग ऑल द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लास्ट द डाइट मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। इट शुड बी एज मच एज पॉसिबल डेस्टिट्यूट ऑफ द स्पाइसेस। स्पाइसेस उसके अंदर नहीं होने चाहिए, प्योरली न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सिंपल कैरेक्टर का होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ऑल सैलड्स एंड हर्ब सूप्स, इससे हमें दूर रहना चाहिए, ये अवॉइड होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वो अफॉरिज्म 125 में बताया है, और कैसा प्रूवर होना चाहिए वो अफॉरिज्म 141 में बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, given the following assertion reasoning, Dr. Henneman administered small doses of aconite as genus epidemicus in epidemic of smooth scarlatina in 1801. Is the statement is correct? No, this statement is not correct. उन्होंने एकोनाइट नहीं बेलाडोना दिया था, ठीक है। जीनस एपिडेमिकस स्कारलेट फीवर का जो जीनस एपिडेमिकस था वो बेलाडोना था, वो क्योर भी करता था और प्रिवेंट भी करता था, क्योर एंड प्रिवेंट। ये जो एकोनाइट था वो उन्होंने मीजल्स के लिए बताया था, ठीक है, और 1801 में ही आया था। ये बात सच है कि स्कारलेटिना 1801 में आया था, कॉनिंग्स लेटर में ही आया था, बट द जीनस एपिडेमिकस वाज बेलाडोना नॉट एकोनाइट। तो फर्स्ट जो एजर्शन हो गया वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। हैनिमन हैज़ गिवन डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक डिजीज इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो एक गलत है और दूसरा सही है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक। तो अफॉरिज्म 73 के फुटनोट पे उन्होंने बोला है, सब्सिक्वेंटली टू द ईयर 1801 परपूरिया मिलियारिस रूड वॉन्ग विच केम फ्रॉम द वेस्ट वॉज बाय द फिजिशियन कंफाउंडेड विद स्कारलेट फीवर, notwithstanding that they exhibit totally different symptoms, that the latter found its prophylactic भी हमें मिली, curative remedy भी मिली, is belladonna, वो हमारी बेलाडोना है, ठीक है। स्कारलेट फीवर की टोटलिटी हमें बेलाडोना। द फॉर्मर इज़ एकोनाइट। एकोनाइट उन्होंने परप्यूरिया मिलियारिस में बोला था, मीजल्स में नहीं, परप्यूरिया मिलियारिस में। ठीक है जी, और सेकेंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट था ही हमारा। इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कैसे हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बताएंगे वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, द सिम्टम्स अपीयरिंग ड्यूरिंग एपायरेक्टिक इंटरवल्स, मतलब ऐसे इंटरवल जहाँ पर एपायरेक्सिया यानी कि अभी नो फीवर इंटरवल है, नो फीवर अभी आप में है नहीं,
मस्ट बी द चीफ गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। अगर आप कोई होम्योपैथिक रेमेडी अप्लाई करनी है, मान लो यहाँ पे आपका फीवर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, होता फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेज आ रहा है, ये वाला स्टेज जहाँ पे फीवर नहीं है, फिर धीरे धीरे करके दोबारा से फीवर बढ़ता है, और ये ठीक है, यहाँ पे है नो फीवर, नो फीवर जोन है, ये है चीफ गाइड, चीफ गाइड टू सिलेक्ट अ होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, yes this is true, ये स्टेटमेंट राइट है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इंटरमिटेंट फीवर शुड बी एडमिनिस्टर्ड अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द पैरोक्सिज्म। नो, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द पैरोक्सिज्म, एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म में देना हमको होता है। अगर पैरोक्सिज्म बहुत छोटा है ना तो एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म में हमें उसको देना होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप दोगे, जैसे मान लीजिए आपका फीवर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे ही तुरंत ऐसे हो जाता है। ये वाला जो हमारा बीच वाला ए पायरेक्टिक वाला फेज़ है ना, वो आता ही नहीं है, तो क्या होता है कि एंड में यहाँ पर आप मेडिसिन दोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप शुरू में दे रहे हो, यहाँ पे जब पूरा एंड हो जाएगा उस टाइम पे आप दोगे, फिर थोड़ा सा गैप रहता है, फिर दोबारा से वो वापस होने लग जाता। तो बिगिनिंग नहीं, एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म में आप हमेशा दोगे। तो यहाँ पे बताया भी है डॉक्टर हैनीमैन ने, विद रिगार्ड टू द इंटरमिटेंट फीवर दैट प्रिवेल स्पोरेडिकली, जो स्पोरेडिक हुए हों या एपिडेमिक हों, नॉट दोज एंडेमिक, एंडेमिक वाले नहीं, जो मार्शी डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोरा से रिलेटेड होते हैं। वी ऑफन फाइंड एवरी पैरोक्सिज्म लाइकवाइज अपोज्ड ऑफ टू ऑपोजिट अल्टरनेटिंग स्टेट। कभी होता है कोल्ड हीट या हीट कोल्ड, ऐसा आता है। मोर फ्रिक्वेंटली स्टिल ऑफ 3, कभी कभी 3 स्टेट्स भी आती हैं, कोल्ड, हीट और स्वेट वाली। देयरफॉर द रेमेडी, जो हमें रेमेडी सिलेक्ट करनी है फॉर देम फ्रॉम द जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड रेमेडीज़, हमें कोई एंटीसोरिक या एंटीसिफिलिटिक, एंटीमाइजमेटिक रेमेडी नहीं देनी है, जनरल क्लास से प्रूव्ड मेडिसिन हमें देनी है, नॉट एंटीसोरिक, एंटीसोरिक नहीं होनी चाहिए। मस्ट ईदर एंड रेमेडीज ऑफ दिस सॉर्ट आर द श्योरेस्ट, वो श्योरेस्ट होती हैं, बी एबल टू लाइकवाइज टू प्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी 2 और 3 सिमिलर ऑल्टरनेटिंग स्टेट जो प्रोवाइड करे ना हमारे हेल्दी बॉडी में, वही मेडिसिन हमको देनी है, और सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स को मैच करना है। मोस्ट होम्योपैथिक मैनर पॉसिबल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट मार्क्ड एंड मोस्ट पिक्यूलर ऑल्टरनेटिंग स्टेट होनी चाहिए, ईदर टू द कोल्ड स्टेज, टू द हॉट स्टेज और द स्वेटिंग स्टेज। मतलब तीनों स्टेज अगर या दोनों स्टेज मैच नहीं हो रही हैं, कम से कम एक तो बेस्ट मार्क्ड स्टेज होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो रेमेडी हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेट ईच विद द एसेसरी सिम्टम भी होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट वन ऑल्टरनेटिव स्टेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पिक्यूलर, ऐसा होना चाहिए। बट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हेल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन ही इज़ फ्री फ्रॉम द फीवर मस्ट बी द चीफ गाइड टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, तो वही है हमारा गाइड। दूसरा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एफिकेशियस टाइम, बेस्ट टाइम कौन सा होता है एडमिनिस्टर करने का रेमेडी इन दिस केसेस इज़ इमीडिएटली और वेरी सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिज्म। जस्ट पैरोक्सिज्म हमारा टर्मिनेट हुआ है, तभी हमें उसको तुरंत से पेशेंट को मेडिसिन दे देनी है, एज सुन एज द पेशेंट हैज़ इन सम डिग्री रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट। जब फीवर का या इंटरमिटेंट फीवर जो थोड़ा सा रिलैक्स उसको आया है, उस टाइम पे हमें उसको देना है। ठीक है, पूरा फर्जम आप पढ़ना खुद से। इफ़ गिवन इमीडिएटली बिफोर द पैरोक्सिज्म कंसाइंस विद द नेचुरल रीअकरेंस ऑफ द डिजीज़। अगर क्या होगा कि पैरोक्सिज्म आने से तुरंत पहले अगर आप दे दोगे ना, तो आपने मेडिसिन दिया, उसके बाद पैरोक्सिज्म आया, ठीक है, तो नेचुरल डिजीज़ और मेडिसिन डिजीज़ दोनों साथ में कंसाइड हो जाएंगी एंड कॉजेज सच अ रिएक्शन, और ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा, यानी वायलेंट कंटेंशन देखने को मिलेगा, अटैक मिलेगा देखने को नेचर ने और उसने, दोनों में नेचुरल डिजीज़ और मेडिसिनल डिजीज़ दोनों साथ में मिलके ग्रेट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ कर सकती है। ठीक है, और लाइफ को एंडेंजर कर सकती है। बट अगर आप इमीडिएटली आफ्टर दोगे टर्मिनेशन ऑफ द फिट, दैट इज़ टू से एट द पीरियड व्हेन द एपायरेक्टिक इंटरवल हैज़ कमेंसेस एंड अ लॉन्ग टाइम बिफोर देयर आर एनी प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट पैरोक्सिज्म, तो वाइटल फोर्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और वो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में होती है ताकि वो अपना इफेक्ट दिखा सके। इसलिए स्टार्टिंग में कभी नहीं देना है, हमेशा एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म देना है। ठीक है,
Question 11 is alternating action of the medicine is the alternating state of the various paroxysm of its primary action. Right, बिल्कुल सही. Alternating actions primary actions ही हैं और वो कैसी हैं? Alternating stages हैं. ठीक है, alternating states हैं medicines की. Homeopathic cure takes place during the alternating action of the medicine. No, this is not true. Homeopathic cure हमेशा secondary action होता है. Homeopathic cure क्या होता है? Secondary action होता है मेडिसिन का. Homeopathic cure ये होता है सेकेंडरी एक्शन. तो ये ऑल्टरनेटिंग एक्शन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, उस बीच में क्योर टेक प्लेस नहीं कर सकती. तो ये 115 में हमें बता रखा है कि ऑल्टरनेटिंग एक्शन क्या होते हैं. इसमें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार. Question number 12. Consider the following statements regards magnets and mesmerism. Hahnemann has never recommended the power of the magnet for healing purpose. No, this is wrong. This is wrong. ऐसा नहीं है. डॉक्टर हैनीमैन ने ये नहीं बताया है कि हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं. वो कहते हैं हम रिकमेंड करते हैं अगर जो है पेशेंट हमारे बाकी सब चीज़ों से हील भी नहीं हो रहा है और वो एक ऐसी अभी उस फॉर्म में नहीं है कि वाइटल फोर्स पे होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट कर सके. तो वाइटल फोर्स को जगाने के लिए मैग्नेट थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, 2 violent actions of the magnet can be antidote by application of the plate of polished zinc. Yet this is true. Mesmerism is performed by massaging hands and feet. No, इससे नहीं होता है. नेगेटिव mesmerism can be used to rouse patient from somnambulism sleep. ये तो हमारे कौन कौन से सही हैं? हमारा है बी एंड डी, ये हमारा सही है. अच्छा, ये क्या कह रहा है? मसाजिंग तो एक अलग ही है ना. मेस्मरिज्म क्या होता है कि आप बॉडी को टच नहीं करते, ऊपर से ही आप पूरी एनर्जी बॉडी के ऊपर डालने की कोशिश करते हो. धीरे धीरे 1 या 1.5 इंच ऊपर, आधा या 1 इंच ऊपर आपका हाथ होता है बॉडी से, और धीरे धीरे करके आप अपनी पावर्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंडल्ज करवाते हो, डालते हो. ठीक है, उसको मेस्मरिज्म कहते हैं. मसाजिंग तो अलग ही होता है. तो यहाँ पे मैंने सारे इसके अफोरिज्म्स भी अटैच कर रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है एज अ एंटीडोट फॉर 2 violent एक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेट. तो पॉलिश्ड जिंक की प्लेट हमें यूज़ करनी है. ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला है द पावर ऑफ द मैग्नेट फॉर हीलिंग पर्पस कैन बी एम्प्लॉयड. मैग्नेटिक पावर्स का यूज़ कर सकते हैं विद मोर सर्टेन अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स डिटेल्ड इन मटीरिया मेडिका प्यूरा. जैसे उसमें बताया है वैसे करके यूज़ करना है. यहाँ पे लिखा है टू दिस बिलोंग द passes which are used to rouse the somnambulic sleep are also the manual process known by the names of soothing and ventilating. ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है. 294 अफोरिज्म में भी बात करी है इसकी. एक बार 294 अफोरिज्म भी आप देख लेना, उसमें ये नेगेटिव मेस्मरिज्म के बारे में बात करी हुई है. ठीक है, मैथ्स तो फॉलोइंग, ये तो बहुत ईजी है. लॉर्ड बैकन इंडक्टिव लॉजिक, ब्रोशियर इज ब्लड लेटिंग, बॉइंग हसन इज डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन. हेरिंग फर्स्ट होम्योपैथिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. डॉक्टर हेरिंग इन इंग्लिश मतलब अमेरिका में जो थे, है ना, फादर ऑफ होम्योपैथी है. तो देख लो भाई, हमारा ए का 3 है और बी का 1 है. तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 14th is in which of the following Dr. Hahnemann mentioned the indiscriminate use of high potencies that bring about dangerous changes. 275. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि डायरेक्ट अफोरिज्म पूछ रहे हैं, कि अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. पिछले 2-3 साल से डायरेक्ट अफोरिज्म पूछने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं. यहाँ पे 275 में बताया भी हुआ है द सूटेबलनेस ऑफ द मेडिसिन ऑफ एनी गिवन केस डिजीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट होम्योपैथिक सिलेक्शन. ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन अप्रोप्रिएट हो तो ही सही है, बट हमें उसका साइज़ भी देखना पड़ता है, स्मॉलनेस, डोजेस कितना रिपीट करना है, क्या नहीं करना है. अगर आपने 2 स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया एक मेडिसिन का जो होम्योपैथिकली क्वाइट उसका सिमिलम है, पर उसको वो क्या हो सकता है, वो और ज़्यादा मॉर्बिड स्टेट को प्रोड्यूस कर सकता है, और ज़्यादा नुकसान कर सकता है. ठीक है, चूजन फॉर द मॉर्बिड स्टेट आपने करा. इट मस्ट बी विथस्टैंडिंग दैट द इनहेरिटेड बेनिफिशियल इफ़ कैरेक्टर ऑफ इट्स नेचर प्रूव ए इंजूरियस हो सकता है. ठीक है, बाय इट्स मेयर मैग्नीट्यूड. किसकी वजह से? उसके मैग्नीट्यूड की वजह से इंजूरियस हो सकता है, क्योंकि हमारी डोज जो थी 2 स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, हमारी वाइटल फोर्स के ऊपर, तो उस नुकसान ज़्यादा करेगा रैदर देन उसको ठीक करने के. ठीक. क्वेश्चन 15 इज़ इन केस ऑफ प्रूविंग ऑफ नारकोटिक्स हमें कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो लेना चाहिए.
नार्कोटिक्स में हमेशा सेकेंडरी एक्शन हम देखते हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स का प्राइमरी एक्शन उसका रियल एक्शन है ही नहीं। मान लो नार्कोटिक्स में आपने ओपियम दिया, ओपियम में पहले जो है बिल्कुल पेन नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट आपने पेन के लिए उसको दिया, बिल्कुल पेन होगा ही नहीं उसको, लेकिन सेकेंडरी एक्शन क्या है उसका, वापस से और ज़्यादा पेन, जो नमनेस रहेगा वो और ज़्यादा उसको फील होने लग जाएगा, जलन फील होने लगेगी, दर्द, या अगर स्लीपीनेस उसको रहा है ओपियम देने के बाद, तो जैसे उसकी सेकेंडरी एक्शन आएगा स्लीपलेसनेस आएगा, ठीक है। तो नार्कोटिक सब्सटेंसेस को हमें प्रूव जब करना है तो उसके सेकेंडरी एक्शन देखने हैं। जैसे आपने थोड़ी देर दिया, उसके बाद प्राइमरी एक्शन तो ड्रग करके देगा, सेकेंडरी जो एक्शंस आएंगे वो हमें उसमें अप्रूवर्ड लिस्ट में लिखने हैं, मतलब जो मेडिसिन की प्रूव हो रही है उस पर लिखना है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 16, हैनिमन्स मास्टरली वर्क क्रॉनिक डिजीजेस, उसमें क्या है, देयर पेक्यूलियर नेचर एंड देयर थेरेपेटिक क्योर डिस्क्राइब्स, इसमें नेचर डिस्क्राइब किया हुआ है, कॉज डिस्क्राइब किया हुआ है क्रॉनिक डिजीज़ का, अलॉन्ग विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा उन्होंने नेचर, कॉज, क्रॉनिक डिजीज़ कैसे हो रही हैं, उनका नेचर क्या क्या है, साथ साथ में उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी डिस्कस करी गई है। इन क्रॉनिक डिजीजेज हैनिमन स्ट्रेस अपॉन एंटीमाइजमेटिक रेमेडीज़ द मैक्सिमम केसेंटा कॉज केसेंटा इफेक्टस। उन्होंने बोला है कि पहले आप कॉज को ख़त्म करो तो इफ़ेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इफेक्ट को ख़त्म करो तो कॉज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप सिम्टम्स को क्योर कर देते हो तो डिज़ीज़ अपने आप क्योर हो जाती है। डिज़ीज़ इज़ इनहेलेटेड, ठीक है। इफ़ सिम्टम क्योर देन इसका जो इन्फ्रेंस है वो क्या निकलेगा, डिजीज़ इज़ ऑल्सो क्योर्ड एंड रिमूव्ड एंड इनहेलेटेड, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 आई थिंक, यस 2020, ठीक है। 2020 का लास्ट ये क्वेश्चन था। इसमें से कुछ हमारे 15-16 क्वेश्चंस आए हैं 2020 से, ठीक है। तो अगले में हम बात करेंगे 2018 के क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये सारे के सारा जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।